काफी रात हो चुकी थी और विनीत अपने ऑफिस से पैदल ही घर लौट रहा था। ओफो, इस बॉस को कितनी बार बोला है मुझसे इतनी देर तक काम ना कराया करे, मगर ये हमेशा मुझे आखिरी में ही एक्स्ट्रा काम दे देता है। इस चक्कर में मुझे कभी ऑटो नहीं मिलता। अब तो लगता है कि आज भी पैदल ही घर जाना पड़ेगा। विनीत थोड़ी देर पैदल चलता है, मगर अचानक से उसे बहुत तेज टॉयलेट लग जाती है। ओफो, ये तो कितना सुनसान रास्ता है। यहाँ तो कोई शौचालय भी नजर नहीं आ रहा। ओहो, क्या करूं? तभी विनीत को एक खाली पार्क नजर आता है। अरे पार्क, पहले तो कभी मैंने ये पार्क नहीं देखा। अगर पार्क है तो अंदर शौचालय भी जरूर होगा। यहीं चला जाता हूँ। विनीत पार्क के पास जाता है, मगर देखता है कि वहाँ के दरवाजे पर ताला लगा था और बड़े से बोर्ड पर लिखा था, अंदर जाना मना है, अंदर खतरा है। भला एक बच्चों के पार्क में क्या खतरा हो सकता है? अच्छा मजाक है। खैर, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं। अंदर कैसे जाऊं? हाँ, ये सही है। ये वाली दीवार टूटी होने की वजह से छोटी है। यहीं से कूद कर चला जाता हूँ। विनीत ऐसा ही करता है और एक पार्क के अंदर कूद जाता है। वो देखता है कि पार्क की हालत वाकई में काफी खराब थी। टूटे झूले थे और पूरा पार्क बड़े बड़े झाड़ों से घिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से यहाँ कोई आया ही न हो। बड़ी ही अजीब बात है, इतना बड़ा पार्क है और खाली पड़ा है। हालत भी ऐसी है जैसे कोई भूतिया इलाका हो। ओहो, लेकिन ये सब छोड़ो, पहले मैं यहाँ का शौचालय ढूंढता हूँ, वरना बड़ी देर हो जाएगी। विनीत थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी उसे कुछ दूर पर चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे वो रोशनी कैसी? लगता है वहाँ बल्ब जल रहा है। शायद वही शौचालय होगा। ये तो अच्छा है। विनीत भागता हुआ जाता है और देखता है कि उसका अंदेशा बिल्कुल सही था। वहाँ सच में एक सार्वजनिक शौचालय था। मजा ही आ गया। आज तो मान गया मैं अपनी किस्मत को। लगता है मैंने अपनी जिंदगी की सारी अच्छी किस्मत आज ही इस्तेमाल कर ली। विनीत शौचालय के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसकी नजर शौचालय की खिड़की पर पड़ती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ खिड़की पर एक चुड़ैल खड़ी थी और वो एकटक विनीत को घूरे जा रही थी। विनीत भागने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर पड़ता है। विनीत पीछे मुड़कर देखता है तो चौंक जाता है। अब वो चुड़ैल उस खिड़की पर नहीं थी। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है अब। इस बॉस की ऐसी की तैसी। एक बार यहाँ से बचकर निकल जाऊं, फिर उसकी नौकरी को लात मार के भाग जाऊंगा। विनीत फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से वो चुड़ैल आ जाती है और विनीत की एक टांग पकड़कर उसे हवा में लटका देती है। क्यों रे, तू यहाँ मेरे इलाके में क्या कर रहा है भला? मुझे माफ कर दो। मैं गलती से यहाँ आ गया था। मुझे तो बस शौचालय जाना था। लगता है तू अनपढ़ है, तभी बाहर लगा बोर्ड नहीं पढ़ा। यहाँ आना मना है, यहाँ खतरा है। इस पार्क का खतरा मैं ही हूँ। नहीं, मैंने उसे पढ़ा था। बस मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुझसे बड़ी भूल हो गई। माफ कर दो, जाने दो मुझे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? बड़े दिनों बाद तो कोई इंसान यहाँ आया है। आज तो मेरा अच्छा डिनर होगा। ये सुनकर विनीत बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से कैसे भागे। उसके पैर में चोट भी लग गई थी। चल, मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल विनीत को शौचालय के अंदर ले आती है। क्या ये शौचालय है तुम्हारा घर? हाँ, अब क्या करूँ? कुछ लोग मुझे अपने घरों में तो रहने नहीं देते। फिर मुझे ये पार्क दिखा और मुझे इसका ये शौचालय बड़ा पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पर अपना घर बना लूं। फिर तब से मैं यहीं रहने लगी और जब से मैं यहाँ आई हूँ बच्चों ने तो यहाँ आना बंद ही कर दिया है। वैसे सच तो ये है कि उनमें से कुछ को तो मैंने ही गायब कर दिया था। ये सुनकर तो विनीत की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो खुद से, ये मैं कहाँ फंस गया?
अब कैसे बचूं इस चुड़ैल के चंगुल से। लेकिन तभी चुड़ैल आगे कहती है, अब जैसा भी हो घर तो घर होता है ना, मैं इसी में खुश हूँ। विनीत के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना चुड़ैल को बातों में उलझा दिया जाए। वो चुड़ैल से कहता है, अरे ऐसे कैसे, शौचालय भी कभी किसी का घर होता है क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफी है तुम्हारे साथ। मैं मैं तुम्हें एक बेहतर घर दे सकता हूँ। हाँ। ये सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है, लेकिन असल में ये विनीत की खुद को बचाने की एक चाल थी। क्या बेहतर घर, पर कैसे? मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट? अच्छा, वो जो लोगों के लिए घर बनाते हैं। हाँ हाँ वही। तुम तो बहुत समझदार चुड़ैल हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन घर बना सकता हूँ, और फिर तुम्हें इस बदबूदार शौचालय में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बदले में तुम बस मेरी जान मत लेना है। बताओ कैसा लगा मेरा सुझाव? ठीक है, ये सुझाव अच्छा है, मुझे पसंद आया। वैसे भी मैं यहाँ रह रहकर पक चुकी हूँ अब। अच्छा हुआ जो तुम आज यहाँ आ गए और अब मेरे लिए नया घर बनाओगे। चलो अभी चलते हैं। विनीत और चुड़ैल दोनों साथ में पार्क से निकल जाते हैं। हाँ तो हमें किस तरफ जाना है? उधर उधर, उस तरफ है। बस तुम मेरे पीछे पीछे चलो। विनीत ने चुड़ैल से नए घर के लिए कह तो दिया था, लेकिन ये सब तो बस उसने अपनी जान बचाने का एक बहाना बनाया था। असल में ना तो उसके पास कोई घर था और ना ही नया घर बनाने के लिए पैसे। वो मन ही मन सोचता है, मैं भी कहाँ आकर फंस गया। अब इस डायन चुड़ैल को घर कहाँ से ला कर दूं? मैं क्यों उस बोर्ड को पढ़कर भी पार्क के अंदर गया? ओफो, आज तो मेरी शामत आई है। काफी देर चलने के बाद जब विनीत चुड़ैल को उसके घर तक लेकर नहीं जाता, तब चुड़ैल उसे गुस्से में कहती है, अरे कब से मुझे टहला रहा है नालायक, क्या इरादा है तेरा? रात भर क्या मैं ऐसे ही घूमूं तेरे साथ? मुझे जल्दी बता मेरा नया घर कहाँ है, वरना मैं तुझे अभी कच्चा चबा जाऊंगी। विनीत चुड़ैल को जवाब देने ही वाला था कि तभी सामने से उसकी बचपन की दोस्त मंजू आ गई। विनीत को चुड़ैल के साथ देखकर मंजू डरते हुए बोली, ये सच है क्या? या फिर मैं चलते चलते कोई सपना देख रही हूँ विनीत? ये सच में हमारे सामने चुड़ैल खड़ी है क्या? हाँ मंजू, तुम सही समझ रही हो, ये चुड़ैल ही है। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ कैसे? लगता है मेरे साथ साथ आज तुम्हारी भी मौत आई थी। क्या मतलब? विनीत मंजू को सब कुछ बता देता है। मंजू धीरे से विनीत से कहती है, अरे नहीं विनीत, ये तुमने इस चुड़ैल से कैसा वादा कर दिया? अब इसे घर कहाँ से ला के दोगे? अब यहाँ से बचने का कोई रास्ता ढूंढो, मैं जल्दी मरना नहीं चाहती। विनीत और मंजू की फुसफुसाहट सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों भूल गए हो क्या कि मैं अभी भी यहीं खड़ी हूँ? यहाँ गपशप करने का माहौल दिख रहा है तुम्हें? लगता है तू केवल मेरा समय बर्बाद कर रहा था। अब मैं तुझे बहुत दर्दनाक मौत दूंगी। गुस्से में चुड़ैल विनीत की गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन मंजू घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं रुको, इसे छोड़ दो। हम तो बस ये तय नहीं कर पा रहे थे कि तुम्हें कौन सा बेहतरीन घर दिखाया जाए, क्योंकि हमारे जानने में बहुत सारे ऐसे घर है ना। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हें कौन सा घर देना है। आओ आओ हमारे पीछे। मंजू चुड़ैल और विनीत को अपने पीछे एक खंडहर तक ले गई। खंडहर बहुत बड़ा था, लेकिन चुड़ैल को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अरे ये कैसी बदसूरत जगह है, इसमें रहूंगी मैं? ये आलिशान कहाँ है? अरे तुम्हारे शौचालय से तो बहुत अच्छी जगह है ये, और सबसे बड़ी बात, ये बस बाहर से ही ऐसा दिखता है, अंदर से ये बहुत खूबसूरत जगह है। ये राजा महाराजा का महल हुआ करता था, अंदर से बड़े बड़े झूमर लगे हैं। क्या सच में? फिर तो आज से मेरा महल है ये। चुड़ैल ज्यादा सोचे समझे बिना सीधा खंडहर के अंदर घुस गई। उसे लगा कि अंदर से खंडहर बहुत आलिशान होगा। मंजू ने आओ देखा ना ताओ और विनीत का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से जितनी तेजी से हो सकता था भाग निकले। उधर चुड़ैल ने देखा कि अंदर से वो जगह भी खंडहर है। मुझे बेवकूफ बनाया, मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल गुस्से में बाहर आई, मगर अब तो बाहर कोई भी नहीं था। चुड़ैल खंडहर में खड़ी ही थी कि तभी पीछे से एक और चुड़ैल और भूत आ गए। अच्छा, तो तुम हो वही शौचालय वाली चुड़ैल? अरे बहुत नाम सुना है तुम्हारा, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर, लेकिन तुम यहाँ कैसे? चुड़ैल ने अपनी सारी कहानी सुना दी। जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये खंडहर किसी महल से कम थोड़े ही ना है। अब तुम शान से यहाँ ही रहो हमारे साथ।
वाह, यानी कि उन दो मूर्खों ने आखिरकार मेरा ही फायदा करवा दिया। चलो बढ़िया है, अब से मैं इसी खंडहर के महल में रहूंगी। गरीब माँ की 3 अमीर बेटियां। अपने पति की मौत के बाद नंदिता ने मजदूरी का काम कर लिया, लेकिन अपनी तीनों बेटियों पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी और उनका पालन पोषण करके उन्हें बड़ा कर दिया। नंदिता की तीनों बेटियां आशा, उषा और निशा अब जवान हो चुकी थीं। निशा सबसे छोटी थी और उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा परवाह थी। आज भी जब उसकी माँ काम से आई तो निशा बोली, आ गई माँ तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम थक गई होगी ना, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए वेज पुलाव बनाया है। हाँ बेटी, मुझे पता है तुझे मेरा बहुत ध्यान है, लेकिन क्या करूं, काम भी तो बहुत ज्यादा होता है ना। अब जब कमाऊंगी नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना ठंडा हो जाएगा वरना। नंदिता जल्दी से हाथ मुंह धोकर आई और खाने के लिए बैठ गई। खाते वक्त उसने निशा से सवाल किया, बेटा निशा, तेरी दोनों बड़ी बहनें कहाँ हैं? आशा और उषा दिखाई नहीं दे रही, उन्हें भी तो बुला, साथ मिलकर खाना खाएंगे। वैसे भी जब परिवार एक साथ मिलकर खाना खाता है ना तो बात अलग होती है। माँ, तुम तो दोनों दीदियों को अच्छे से जानती हो, वो पहले ही खाना खाकर सो चुकी हैं, पर तुम चिंता क्यों करती हो? अरे तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए मैं हूं ना, चलो हम दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। निशा की बात सुनकर नंदिता की आंखें भर आती हैं और इस तरह दोनों माँ बेटी ने साथ मिलकर खाना खाया। अगले दिन नंदिता काम पर जाने के लिए निकलने ही वाली थी, तभी आशा और उषा उसके पास आ गई और कहने लगी, माँ, मेरी सहेली का जन्मदिन आ रहा है और मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है, तो तुम मुझे अच्छे कपड़े दिला दो। तुम तो जानती हो ना, मेरी सहेलियों में सबसे ज्यादा गरीब मैं ही हूँ। अगर मैं इस तरह के कपड़े पहनकर जाऊंगी तो लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे। हाँ माँ, और मुझे भी कुछ नए कपड़े चाहिए, आखिर कब तक हम ये पुराने कपड़े पहनेंगे। ठीक है बेटा, आज मेरी पेमेंट आएगी तो मैं तुम दोनों को नए कपड़े दिलवा दूंगी, पर तुम तीनों यूं इस तरह आपस में बहस मत करो। और निशा बेटा, तुझे क्या चाहिए? नहीं माँ, मेरे पास कपड़े हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निशा बहुत समझदार थी, वो हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखती थी, लेकिन आशा और उषा में बिल्कुल समझदारी नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब नंदिता अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ता देखने लग जाती है और अपनी बेटी निशा से कहती है, निशा बेटा, एक बार मैं उन दोनों की शादी कर दूं, फिर मैं तेरे लिए भी अच्छा सा लड़का देखकर तेरी भी शादी कर दूंगी और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जिंदगी भर आपके पास ही रहना है। निशा की बात सुनकर नंदिता हंसने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आशा और उषा के लिए एक ही घर से 2 सगे भाई का रिश्ता आता है, जो कि काफी अमीर थे। उस रिश्ते को देख नंदिता तुरंत हाँ कर देती है और अब वो अपनी दोनों बेटियों की शादी 2 सगे भाइयों से कर देती है। दोनों बेटियां दुल्हन बनकर चली जाती हैं। अब धीरे धीरे उनकी शादी हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन नंदिता अपनी बेटी निशा से बोली, बेटा निशा, तेरी दोनों बहनें जब से शादी करके गई हैं, उनकी कोई खबर नहीं है, जरा फोन लगाकर उनका हालचाल तो ले। ठीक है माँ, मैं भी लगाती हूँ। निशा ने अपनी बहन आशा को फोन लगाया और बोली, आशा दीदी, कैसे हो आप लोग? जब से आप शादी करके गए हो आप लोगों ने अपनी कोई खबर ही नहीं दी। माँ को आप लोगों की बहुत चिंता होती है। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत सुखी हैं, और वैसे भी अब वहाँ आना ही क्यों? आखिर उस झोपड़ी में रखा ही क्या है? वैसे भी माँ ने हमें गरीबी के सिवा दिया ही क्या है जिंदगी में? तो तू माँ से भी कह देना कि हमें फोन लगाकर परेशान न करे। निशा ने नंदिता को सारी बातें बताई। ये सुनकर नंदिता बोली, जिन बेटियों को पालने में मैंने अपनी उम्र लगा दी, मैंने मेहनत की, मजदूरी की और उनका हर सुख पूरा किया, आज उन्होंने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे वो कभी मेरी बेटियां ही नहीं थी। तभी निशा नंदिता को समझाते हुए बोली, क्यों चिंता करती हो माँ, मैं तो हूं ना तेरे पास, मैं रखूंगी तेरा ख्याल। माँ तू इतना काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही अच्छा खाना बनाती आई हूँ, तो मुझे खाना बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं चिकन कोरमा और रोटी का ठेला डाल। निशा, तू मेरी सबसे समझदार बेटी है, तुझे जो ठीक लगता है वो कर। अब निशा चिकन कोरमा और रोटी का ठेला लगा लेती है। निशा बहुत ही स्वादिष्ट चिकन कोरमा और रोटी बनाती थी। जल्दी ही उसका ठेला बहुत चलने लगता है, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ और तेरी उम्र भी हो रही है, तो अब तुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। तू घर पर आराम कर, जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी। अब निशा ने किराए से एक दुकान ले ली और वहां पर होटल डाल दी। धीरे धीरे निशा का होटल फेमस होने लगा और अब तो निशा ने वो होटल खरीद भी लिया था।
और अपना नया घर भी बनवा लिया था और एक कार भी ले ली थी। अब निशा काफी अमीर हो चुकी थी। निशा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन उसकी दोनों बहनों का फोन आया। आशा बोली, निशा कैसी है तू? जी आप कौन? मैं आपको नहीं पहचानती। मेरी बहन तो ऐसा क्यों कह रही है? मैं जानती हूँ कि हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन हम दोनों अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। माफ करना दीदी, लेकिन मैं नहीं जानती आप लोगों के साथ क्या हुआ है, पर सच तो ये है कि माँ और मैं आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने मेरी माँ को ठेस पहुंचाई है। निशा, हमारे पतियों को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लगा है। उन दोनों का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया और हम सड़क पर आ गए। हमारा घर और गाड़ियां सब बैंक वाले ले गए। अब तो हमारे पास रहने को भी जगह नहीं है। सुना है तूने बहुत बड़ा घर बना लिया है, क्या तू हमें अपने घर में रख सकती है? वो मेरी माँ का घर है। अगर आपको उस घर में रहना है तो इसकी परमिशन आपको मुझसे नहीं बल्कि मेरी माँ से लेनी होगी। निशा ऐसा कहकर फोन रख देती है। शाम को जब निशा घर आती है तो देखती है कि उसकी दोनों बहनें अपनी माँ के पास बैठी रो रही थीं। फिर नंदिता बोली, बेटा तेरी दोनों बहनें परेशान हैं और वो जैसी भी हैं मगर हैं तेरी बहनें, तुझे उनकी मदद करनी चाहिए। माँ जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अब निशा उन दोनों के पतियों को फिर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा देती है और एक घर भी बनाकर देती है। दोनों बहनें बहुत शर्मिंदा होती हैं और निशा और अपनी माँ से माफी मांगती हैं। फिर नंदिता कहती है, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, बेटी हो तो ऐसी हो। नागपुर में जगमोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा नीरव और बेटी दिव्या थे। उन दोनों भाई बहन में बचपन से ही बड़ा प्यार था। वो दोनों साथ में मिलजुल कर रहते थे। दोनों भाई बहन की ग्रेजुएशन पूरी होते ही वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अब दिव्या के लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद दिव्या के लिए आदेश नाम का एक अच्छा शरीफ लड़का मिल जाता है। लड़का तो बड़ा ही समझदार लगता है और दिखने में भी अच्छा है। तुम्हारा क्या ख्याल है दिव्या? दिव्या शर्मा जाती है। सबको उसका जवाब मिल जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। दिव्या के ससुराल में उसके सास ससुर नहीं थे, जिस कारण आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उसने संभाल ली। इधर आदेश सारा दिन ऑफिस में काम करता तो वहीं दिव्या घर संभालती और छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर बाहर घूमने जाते हैं। कुछ समय बाद दिव्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके आने से उनके परिवार में खुशियां और भी बढ़ गई। लेकिन फिर एक रोज आदेश की अचानक ही नौकरी छूट जाती है और काफी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, अब क्या होगा? घर खर्च चलाने के लिए अब हमें अपनी सेविंग तोड़नी पड़ रही है और ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सारी सेविंग ही खत्म हो जाएगी। तुम देख तो रही हो दिव्या, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। मैं अपने भाई नीरव से इस बारे में बात करती हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकता है। दिव्या नीरव को फोन करके उसे सारी बात बताती है। सच में भाई हम बड़े परेशान हैं। काफी समय हो गया इनको नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही। डोंट वरी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीजा जी की नौकरी लग जाए, आप परेशान मत हो। ये कहकर नीरव फोन रख देता है और अगले दिन अपने बॉस से कंपनी में वैकेंसी की बात करता है। देखो नीरव, तुम हमारे एक होनहार एम्प्लॉय हो, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मेरे पास पूरा स्टाफ है। मैं जबरदस्ती किसी को भी भर्ती करके अपने ऊपर बेफालतू का खर्चा नहीं बढ़ा सकता। नो प्रॉब्लम सर। फिर नीरव ने अपने कई दोस्तों से भी अपने जीजा की नौकरी के लिए बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी और आखिर में नीरव दिव्या को फोन करके बताता है, दीदी मैंने जीजा जी के लिए कई जगह पर बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। वो क्या है ना, इस वक्त कहीं भी नौकरी नहीं है। अच्छा, अब इन्हें मजबूरन ही कोई छोटा मोटा मजदूरी का काम ही करना पड़ेगा। वैसे दीदी, आपको किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद की जरूरत होगी तो आप बिल्कुल भी मत शर्माना, आप मुझसे बेझिझक कहना। अब आदेश को मजबूरी में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम ही करना पड़ता है, लेकिन उसकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, जिससे बड़ी मुश्किल से घर खर्च चल पा रहा था। उधर नीरव का प्रमोशन हो जाता है और अब उसकी माँ आशा देवी नीरव के लिए लड़की देखने लगी। फिर एक अमीर घर की लड़की शिवन्या को आदेश पसंद आ जाता है और वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दहेज में नीरव को 60 लाख नगद, एक गाड़ी और जरूरत का सारा सामान मिलता है। शादी के कुछ समय बाद एक रोज दिव्या नीरव को फोन करती है, भैया आदेश जी पर बहुत कर्जा हो गया है, वो फैक्ट्री में ओवरटाइम करके भी इतना नहीं कमा पा रहे, मुश्किल से 13,000 ही बन पा रहे। अब तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्या तुम मुझे 25,000 रूपए उधार दे सकते हो? दीदी मैं कुछ देर में ही तुम्हारे अकाउंट में 50,000 डलवा दूंगा। थैंक यू भाई, एक तुम ही हो जो हमारे इस बुरे समय में हमारी मदद कर रहे हो, नहीं तो इनके सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया है।
जब ये अच्छा कमाते थे तो सभी रिश्तेदार इनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब तो कोई भी इनको नहीं पूछता। दीदी, आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे तो आप बस मुझे बता देना। ये कहकर नीरव फोन रख देता है, लेकिन पीछे खड़ी उसकी पत्नी शिवन्या को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि नीरव दहेज में मिले पैसे या अपनी सैलरी में से अपनी बहन को कुछ भी पैसे दे। फिर वो नीरव से कलेश करना शुरू कर देती है। आखिर जरूरत क्या है तुम्हें अपनी बहन को पैसे देने की? जब देखो हर बार उसका एक ही रोना लगा रहता है। मुझे तो लगता है वो ये सब झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। अच्छे से जानती हूँ उनकी नजर 60 लाख निकलवाने की होगी। तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जीजा जी की नौकरी जाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है, इसलिए वो मुझसे मदद मांगती है, और अगर ऐसे में मैं उनके काम नहीं आ सका तो मेरा भाई होना ही गलत है। तुम ना सच में बड़े ही भोले हो। अरे तुम्हें अपनी बहन की चालाकी समझ में क्यों नहीं आती? वो बस तुम्हें लूट रही है। तुम्हें मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और हाँ, मैं उन्हें पैसे दहेज में मिले पैसों से नहीं बल्कि अपनी सैलरी से देता हूँ। अब तुम अपने काम से काम रखो और इस समय ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। नीरव शिवन्या की बातों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दिव्या आदेश और टिया के साथ मायके आती है। दिव्या तो अपनी भाभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन शिवन्या उससे उखड़ी उखड़ी रहती। कुछ देर बाद शिवन्या सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो सभी को डाइनिंग टेबल पर मेथी के पराठे, मक्खन और दही के साथ परोसती है। सभी नाश्ता करते हैं। आदेश की प्लेट में रखे 3 पराठे वो खा चुका था। एक और पराठा लेने के लिए वो जैसे ही प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी शिवन्या गुस्से में बोलती है, मैंने आपके लिए 3 ही पराठे बनाए थे जो कि आप खा चुके हैं। अब ये पराठे नीरव के लिए हैं, वो आकर ही नहीं खाएंगे। अब आप इन्हें हाथ मत लगाइए। ये सुनकर आदेश शर्मिंदा हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, अगर मेरी प्लेट में भी पराठा कम पड़ जाएगा और मेरी और खाने की इच्छा होगी तो क्या तू मुझे भी ऐसे ही मना कर देगी? नहीं माँ जी, मैं आपके लिए और बना दूंगी। तो फिर तुमने दामाद जी से ऐसा क्यों कहा? वो हमारे मेहमान हैं। अब तुम नीरव के लिए 2 पराठे और लगा दो। सासू माँ, पराठे सच में बहुत अच्छे बने थे, इसलिए मेरी और खाने की इच्छा थी, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है। मुझे नहीं खाना। बेटा, मैं शिवन्या की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब तुम ये पराठे खा लो ना। अपनी सास के बार बार कहने पर आदेश वो पराठे खा लेता है। उधर शिवन्या गुस्से में रसोई में बर्तन पटकने लगती है। फिर नीरव बाहर आता है। अरे माँ, ये रसोई से बर्तन पटकने की आवाज क्यों आ रही है? आपने शिवन्या से कुछ कहा क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, लगता है भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। दिव्या कोई भी बात नीरव तक नहीं आने देती, लेकिन शिवन्या की ये बात आदेश के दिल पर लग चुकी थी और उसने दिव्या से वापस घर चलने के लिए कहा। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए दिव्या। हमारे यहाँ रहने से शिवन्या का काम बढ़ गया है। चलो वापस अपने घर चलते हैं। वो दोनों वापस अपने घर आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसे की क्या कीमत है। इसलिए अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने लिए नौकरी ढूंढी और अब उन्हें बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब आदेश के साथ साथ दिव्या भी नौकरी करने लगी। फिर धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब वो लोग भी अपना जीवन खुशी से जीने लगे। Thanks for watching.